क्या आपको पता है इंडिया का इलेक्शन मैनेजमेंट दुनिया के बड़े से बड़े स्टार्टअप को भी पानी पिला सकता है। हमारे यहाँ शादियों में 500-500 लोग नहीं संभल रहे और यहाँ 96 करोड़ लोगों के इलेक्शन डेट फिक्स की जा रही है। 96 करोड़ लोग, इन लोगों को अगर एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो चांद तारों तक का रास्ता बन जाए। खैर, यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ऑन ड्यूटी स्टाफ, पोलिंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स और जितने सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, इन सब की जरूरत पड़ती है और ये सब मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पोररी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इलेक्शन के दौरान। हमने देखा था कि 2024 के इलेक्शन में हमारे भारत में लगभग 55 लाख से भी ज्यादा ईवीएम सेक्स का यूज किया गया था। हमारे देश में टोटल 10 लाख पोलिंग स्टेशन हैं। वहीं अगर हम लोग ईवीएम की बात करें तो जैसे ही आप लोग बटन दबाते हैं बैलेट यूनिट पर, वैसे ही जो कंट्रोल यूनिट का जो पोलिंग ऑफिसर उस चीज को रिकॉर्ड करता है, उसका जो वीवीपैट मशीन होता है वो आपको एक फाइनल कंफर्मेशन देता है। हमने 2019 के इलेक्शन में देखा था कि टोटल 91 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। 2024 के इलेक्शन में टोटल 96 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। इतना बड़ा फासला। एक अगर हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर अगर अमल करने के बारे में सोचें तो लगभग हम लोग को 1 करोड़ से ज्यादा ईवीएम सेक्स का जरूरत पड़ेगा। एक ईवीएम लगभग 2000 वोट्स तक को रिकॉर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक बूथ पर लगभग 1200 से लेकर 1500 वोटर्स ही होते हैं। समझते हैं अपने देश के टाइप ऑफ इलेक्शन के बारे में। हमारे देश का इलेक्शन मल्टीपल लेवल्स में बटा हुआ है। तो सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा जनरल इलेक्शन, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन। यहाँ पे एमपीस इलेक्ट होते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। एमपीस और कॉन्स्टिट्यूएंसीज और असेंबलीज थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे लगभग टोटल 543 सीट है, जिनमें से जीतने के लिए चाहिए 272+1। यहाँ पर जितने भी होने वाले एमपीस होते हैं उनको जीते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल के लिए लगभग 25,000 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं अगर हम लोग स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसको कंडक्ट करता है। यहाँ पे एमएलए इलेक्ट होते हैं अपनी अपनी असेंबलीज के। यहाँ पे इन लोगों को लगभग 10,000 रुपये नॉमिनेशन फाइल करने के देने पड़ते हैं। वहीं वहीं आता है हमारा तीसरे नंबर पर लोकल इलेक्शंस। यहाँ पर जितने भी गाँव में जो इलेक्शंस होते हैं उसको पंचायती राज इलेक्शन कहता है। जो शहरों में जो इलेक्शन होते हैं, वो जो मेयर आपने सुना ही होगा, तो वो होता है वो नगर निगम का इलेक्शन। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो ईवीएम मशीन है वो काम कैसे करता है, उसके हर एक पुर्जे पार्ट को खंगालेंगे। क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? वो इंक आपकी उंगली पे इतना टाइट क्यों लगा होता है जो छूटता ही नहीं है? और काउंटिंग देखे ना, वो लोग इतने सारे करोड़ों वोट्स काउंट कैसे कर लेते हैं, वो भी 6 से 8 घंटे के अंतराल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने ईवीएम से। तो जो ईवीएम है, जो ईवीएम है, जैसे ही आप लोग ईवीएम पे अपना उंगली से अपना बटन दबाते हैं, वैसे ही आपके जितने वोटर वोट्स को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद वीवीपैट आपको 7 सेकंड का एक स्लिप दिखाता है, जो आपको फाइनल कंफर्मेशन देता है कि आपने किसको वोट दिया। और मशीन को पता चलता है कि उसने किसका वोट एक्सेप्ट किया है, किसके लिए एक्सेप्ट किया है। समझते हैं अपने देश के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को। हमारे देश का इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है, लेकिन समझेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, यहाँ पर जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं कि वो सारी चीजों को अनाउंस कर देते हैं कि किस दिन इलेक्शन डेट स्टार्ट होगा, किस दिन एमसीसी लगाना है, किस दिन हमारा वोटिंग डेट होगा, किस दिन काउंटिंग डे होगा। दूसरा स्टेप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि आचार संहिता में कोई भी गवर्नमेंट कोई नया स्कीम लॉन्च नहीं कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट ना ही कोई फ्री स्कीम बांट सकता है और ना ही ऐसा कोई फ्री स्कीम बांटा नहीं जा सकता है। यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन मोड पर चला जाता है। वहीं जो डीएम होता है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बन जाता है। जो एसपी होता है वो सिक्योरिटी हेड ऑफ द इलेक्शन बन जाता है। बूथ बूथ को कहीं और नहीं क्रिएट किया जाता। जो स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, तो वहां पर उसको बना दिया जाता है। वो रहे 1.5 करोड़ स्टाफ। वो 1.5 करोड़ स्टाफ कोई बाहर वाले तो होते नहीं है। वही गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर, कॉलेजेस के टीचर्स, क्लर्क्स, इंजीनियर्स, बैंक स्टाफ, पुलिस ऑफिसर, यही सब वहां पर होते हैं। हमारा अगला स्टेप आता है कैंडिडेट का नॉमिनेशन। यहाँ क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट उन सबको वो लोग जाते हैं अपने 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के या असेंबलीज के रिटर्निंग ऑफिसर के पास, आरओ ऑफिसर के पास अपने नॉमिनेशन फाइल करने। उनको अपने पास में जितने भी चोरी चकारी, लूट पाट कांड, आई मीन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एसेट्स और इलेक्शन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उन सब का एफिडेविट उनको जमा करना पड़ता है।
जब ये लोग जमा कर देते हैं, तो उसके बाद हमारा आता है अगला स्टेप, जो कैंडिडेट का इलेक्शन का कैंपेन। यहाँ क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने इलेक्शन के कैंपेन के यहीं से सारा पिक्चर स्टार्ट होता है। शोर शराबा, गाली गलौज, रैलियां, भाषण। हम हमारी सरकार रहते हैं, हम लोग चाइना, जापान, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क सबको पछाड़ देंगे वाले वादे किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें, तो वहां पर सारे कैंडिडेट से मिला करके 543 से मिला करके 310 करोड़ यूं ही फूक दिए। वहीं वहीं जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर कोई कैंडिडेट स्टेट असेंबली की इलेक्शन लड़ता है, तो उसको लगभग लगभग 40 लाख रुपए तक का पैसे खर्च करने के लिमिट होते हैं। लेकिन जो पार्टीज होते हैं उन पर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वहीं जो अगर कोई बंदा मतलब बड़े स्टेट से आता है, तो उसको लगभग 40 50 60 लाख कर सकता है स्पेंड। छोटे स्टेट से तो फिर उसको 40 लाख, यानी कि स्टेट असेंबली और जो जनरल इलेक्शन दोनों के अलग अलग है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही है। हमारा अगला स्टेप, हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग सारे इलेक्शन के टर्म्स को समझेंगे कि आपको आपको आगे आसानी हो। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये वो बंदा होता है जो पूरे जो इलेक्शन होता है उस सबको मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइज करता है। उसके बाद आता है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर। यही नॉमिनेशन फाइल करता है और यही ऑफिसर रिजल्ट को डिक्लेयर करता है बूथ, जहां पर आप अपनी उंगली पर स्याही लगाने जाते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली, जहाँ पे नेताजी अपनी किस्मत को आजमाने आते हैं। तो समझेंगे अब हम लोग अब बाकी कितने से वोटिंग, ईवीएम, काउंटिंग ऑफ डे और रिजल्ट डिक्लेयर। सबसे पहले हमारे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था 1982 में केरला में पहली बार। उसके बाद 2004 के इलेक्शन के बाद से हमारे पूरे देश भर में उस चीज को अडॉप्ट कर लिया गया। ईवीएम मशीन कोई एक इंटरनेट वाली मशीन नहीं है जिसको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता। वो एक स्टैंड अलोन मशीन, मतलब एक ऑफलाइन डिवाइस है। उसमें इंटरनेट, वाईफाई ये सब कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है ना ही उसमें यूएसबी जोड़ा जा सकता है। तो हाँ, तो इसमें एक सवाल आता है कि क्यों ही हटाया गया उसको, बैलेट पेपर को ईवीएम क्यों भी लाया गया। इसमें था क्या कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो जो काउंटिंग दिनों में हो सकती है, उस काउंटिंग को घंटों में किया जा सकता है। यहाँ पे वोटर फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। कागज और जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उन सबको, खर्चे को अच्छे खासे से बचाया जाता है। तो समझिएगा कि एक जो ईवीएम सेट होता है उसमें लगभग 16 कैंडिडेट्स होते हैं। जरूरत पड़ी तो और आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल आता है, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इज दिस पॉसिबल? तो सुनिएगा, ईवीएम मशीन एक लॉक्ड कैलकुलेटर की तरह है। मतलब कि जो ईवीएम मशीन होता है उसमें एक ओटीपी चिप लगा होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। ये अगर इस चिप में एक बार कोई डेटा राइट कर दिया जाए, तो इसमें ना ही कोई एडिटिंग, रीराइट, ये सब डिलीट, ये सब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग समझे, वहीं इसमें कोई भी इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ ये सब कुछ भी उसमें नहीं लगा जा सकता। मतलब कि रिमोट हैकिंग तो इम्पॉसिबल है लगभग। ईवीएम मशीन्स बैटरीज पर काम करता है। मतलब जो ईवीएम मशीन होता है, अगर पूरे गांव की भी बिजली उड़ा दी जाए तब भी ईवीएम मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं अगर ईवीएम मशीन की बैटरी को भी उड़ा दिया जाए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि ईवीएम मशीन वोटर को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करता है। ईवीएम मशीन को बनाया ही गया था एंटी फ्रॉड रूल्स के तहत। उसमें होता क्या है कि ये 1 मिनट में लगभग 5 ही वोट डाले जा सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में टोटल 300 वोट उसमें डाले जा सकते हैं। पहले के जमाने में हुआ क्या करता था कि जो छोटा सा बक्सा हुआ करता था, उसमें अब ये पॉसिबल था कि कोई चोरी छुप के आया और हजारों बॉक्स स्टफ करके चला गया। लेकिन आज वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आज वो ऐसा करने की कोशिश करे तो बहुत हाई चांसेस है कि वो तुरंत पकड़ा जाए। कैंडिडेट की कैपेसिटी, पहले के जो बैलेट पेपर वाले होते थे उसमें एक कंट्रोल यूनिट से लगभग 4 ही बैलेट यूनिट कनेक्ट हो पाते थे। लेकिन आज लेकिन आज हमारे देश में जो M3 मॉडल, जो नया मॉडल आया है, इसमें एक कंट्रोल यूनिट से लगभग 24 बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जा सकता है। यानी टोटल 384 कैंडिडेट्स को जोड़ा जा सकता है। जितने ज्यादा कैंडिडेट्स जोड़ेंगे उतने ज्यादा जो वोटर्स की काउंटिंग हो वो उतना ज्यादा आसान होगा, फास्टेस्ट होगा। डिवाइस का वेरिफिकेशन, ये जो तीनों जो पार्ट्स होते हैं, जो वीवीपैट हो गया, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये तीनों डिवाइस एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करते रहते हैं, डिजिटली साइन होते रहते हैं। अगर कुछ भी फेक निकलता है बीच में या कोई भी मशीन एक्सचेंज किया हुआ होता है, तो फिर वहीं पर पूरा मशीन या तो फैक्ट्री मोड पे चला जाएगा या तो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, जिसको खोलना आप सीधे उस एमपीवीएल कंपनी के ही हाथ में है।
तो अगला सवाल आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे मतलब कुछ एरर्स हो जाएँ, मतलब मिसमैच हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो समझिएगा, इलेक्शन कराने से पहले एक मॉक पोल कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि लगभग 1400 डमी वोटर्स को लाया जाता है और ला करके उनको कहा जाता है कि तुम वोट दो, और पूरा ईवीएम मशीन को चेक किया जाता है। लेकिन फिर भी सवाल आता है कि क्या पता, हो सकता है कि उस दिन ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या मशीन्स को चेक किया जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, ईवीएम मशीन्स को चेक किया जाता है, लेकिन सारे नहीं। एक असेंबली से लगभग 5 ही मशीन्स को चेक किया जाता है। तो देश में तो 543 सीट हो, तो टोटल कितने सीट हुआ? लगभग 20,000 हो गए मशीन, इतने को चेक किया जाता है। इसका रिजल्ट 2019 के इलेक्शन में लगभग 0 मिसमैच। समझेंगे अपने उस इंक वाले थ्योरी को। इंक में याद होगा कि आपकी उँगली पर लग जाता होगा तो वो छूटता नहीं होगा जल्दी। उस इंक का पर्पस ये होता है कि मल्टीपल वोटिंग्स को रोका जा सके। वहीं जो इस इंक में एक स्पेशल केमिकल मिला होता है, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। वो सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही आपकी स्किन से रिएक्ट करता है, वैसे ही वो एक परमानेंट मार्क छोड़कर चला जाता है। वो मार्क लगभग 3 से 4 दिन तक तो रहता ही है। और जो इंक होता है, उस इंक को देश में सिर्फ एक ही कंपनी बना सकती है, एमपीवीएल, कर्नाटक के मिसोरम, उसी को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए बनाने के लिए। एक इंक का डब्बा लगभग 300 लोगों को वोट्स दिला सकता है। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो मतलब जितने भी जो पूरे वोट्स होते हैं, इन सब पर ईवीएम का क्या इम्पैक्ट होता है। जो पहले के ज़माने के जो ईवीएम्स हुआ करते थे, वहाँ पर क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ करता था, तो 1-2% तक इनवैलिड वोट्स आ जाया करते थे। लेकिन आज के समय में ये 1-2% इनवैलिड वोट्स आना पॉसिबल नहीं है, नहीं भी आता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ईवीएम मशीन्स की कितनी कीमत होती है, मतलब कितने में आते होंगे? तो जो बैलेट यूनिट होता है, उसका कीमत होता है लगभग 7 से 8,000। जो कंट्रोल यूनिट होता है, उसका कीमत होता है लगभग 8 से 9,000। और जो वीवीपैट मशीन जो आपको स्लिप दिखाता है फाइनल कंफर्मेशन, वो होता है लगभग 16,000 रुपए का। एक ईवीएम मशीन की लाइफ होती है लगभग 15 साल, यानी वो 3 कॉन्सेक्यूटिव जनरल इलेक्शंस करा सकता है। तो और उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट में भी खर्चा लगभग 10,000 करोड़ रुपया। तो जो ईवीएम मशीन्स होता है, वो देखने में टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन सरकारी सिस्टम मशीन्स पे काम नहीं करता। वहाँ पे मशीन प्लस ह्यूमन प्लस रूल्स। ऐसे अगर एक ईवीएम सेट की कीमत देखी जाए तो लगभग 40,000 रुपया, जीएसटी के साथ जोड़ दिया जाए तो 47,000। आते हैं कयामत की रात, काउंटिंग डेज। उस दिन होता क्या है कि साढ़े 6 से लेकर 7 बजे तक सारे इलेक्शन के ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। सब कोई काउंटिंग के लिए रेडी होता है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगी होती है। जो स्ट्रॉन्ग रूम से जो जितने वहां पे होते हैं लोग, वो सारे ऑथोराइज होते हैं। पार्टी के वर्कर्स, जितने भी एजेंट्स, वॉलंटियर्स, ये सब ऑथोराइज होते हैं। इन सब के सामने जितने इलेक्शन, सबके सामने उनको कंट्रोल यूनिट को, ईवीएम सेट को लाया जाता है, सबके सामने उसको खोला। अगर कुछ भी वहां फेक निकलता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, वहीं पर सीरियस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जितना भी कंट्रोल यूनिट होता है, उसको एक डिस्प्ले सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। वहां पर साफ साफ दिखाता है कि किसको कितना वोट मिला है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट, वो खुद ही इलेक्शन का ब्रेन होता है। उसको उसी दिन पता चल गया था कि कौन बंदा जीत रहा है, कौन बंदा नहीं जीत रहा है। उसका कनेक्ट करने के बाद ये पूरा इलेक्शन सिस्टम एक राउंड पर काम करता है। जो काउंटिंग होता है, एक राउंड में लगभग 14 ईवीएम से 100 गिना जाएगा। लगले डेटा अनाउंस कर दिया जाएगा मीडिया में। फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। जैसे जैसे काउंटिंग कंप्लीट हो, वैसे वैसे डेटा को मीडिया में अनाउंस कर दिया जाता है। और जैसे ही सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे कैलकुलेशन राउंड सब खत्म हो जाते हैं, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, वो आता है और और रिजल्ट पर साइन करता है और डिक्लेयर करता है। फिर हमारा दल्ला आई मीन फिर हमारा नेताजी जीत जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करें और पूछें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।